शांति की शुरुआत। ठीक, अब आज हम अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना है ना। तो जिसमें फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, तो आप ये समझ रहे होंगे कि हाथ रखे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसा कि आप समझ रहे हैं, राजतंत्र का तात्पर्य और इसकी परिभाषा, परंतु राजशासित जो राजतंत्र है वो राजशासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता था पहले, है ना। क्या होता था? राजा शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता था, बल्कि वंशगत होता है ना, वंशगत होता है। और इसमें तो राज शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता था, बल्कि वंशगत होता है ना, या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता था। ये पहले का था। अब वर्तमान में जो है राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं, है ना, तो राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। जैसा कि इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि राजतंत्र इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राजघराने का कोई व्यक्ति ही हमेशा राज गद्दी पर बैठता था, है ना। तो राजवंशज चला आता था ये सब पहले। तो राजगद्दी पर हमेशा राजगद्दी पर जो है राजा के बाद राजा का बेटा बैठ सकता था, है ना। तो इस प्रकार से चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो या निपुण हो ना हो, परंतु राजतंत्र का उपयोग परंपरा अनुसार वंशगत तरीके से पहले किया जाता था। और अपन ने अब वर्तमान में जो है लोकतंत्र प्रारंभ हो गया है ना। तो हम अध्ययन कर रहे हैं जो राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के संदर्भ में। तो फ्रांस की स्थिति, जैसा कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही, है ना। पूर्व में भी जो फ्रांस की स्थिति है आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई XVI ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, है ना। उन्होंने क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशासन के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। क्योंकि लुई XVI की गुप्त वार्तालाप भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, है ना। क्या थे? जो अन्य पड़ोसी देश थे वहाँ के शासक भी बहुत चिंतित थे। इसलिए 1789 में, कब? 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। क्या किया? इस घटना के आधार से 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, परंतु अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशासन एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। क्या कर दिया था? युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे थे। जो है हर प्रांतों से स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे थे। इसके पश्चात उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, है ना। युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनियों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके ओंठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था, है ना। तो इसमें रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये पेरिस की ओर जब चलने लगे थे तब इन्होंने यह गीत
गाया था। यह गीत पहली बार मर्सीलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्सीले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारे अपने राष्ट्रगान है जन गण मन, है ना, और एक और गान है सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम वाला, है ना। तो ये दोनों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग राष्ट्रीय गान हैं, है ना। तो इसलिए फ्रांस का राष्ट्रगान क्या हो गया था? मर्सीले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान कहलाता है। अच्छा, क्रांतिकारी योद्धाओं से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। समझ रहे हैं हम? क्रांतिकारी योद्धाओं से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ पड़ी थी। उस समय क्या हुआ? पुरुषों के चले जाने के पश्चात घर की परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेवारी महिलाओं पर आ पड़ी थी, है ना। अच्छा, इसके अलावा देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सभी को लगने लगा था कि क्रांति के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सन 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, है ना। सन 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और बाकी अन्य लोगों को नहीं। अच्छा, तो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। क्या करते थे? सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। और इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। कौन सा क्लब? जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, क्योंकि जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। क्या बन गया था? राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय हो गई थी और सक्रिय थी, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिया। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैसा कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जबकि उनका नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था, है ना। और जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए यह किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। सत्ता समाप्ति के ऐलान करने का उनका यह नया तरीका था। तो इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना गया, है ना। जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, है ना। क्या होता है? बिना घुटने वाले। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। क्या थी? जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की कोई अनुमति नहीं थी, ठीक है। इसलिए
सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। क्या बनाई? एक विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलेरिया के महल पर धावा बोल दिया। क्या बोल दिया? धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला। जो राजा थे, राजा के रक्षक, बॉडीगार्ड जिन्हें कहते हैं, अंगरक्षक, उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा, है ना। राजा को स्वयं कई घंटों तक बंधक बना के रखा। फिर क्या हुआ? बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। क्या किया असेंबली ने? शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया, है ना। इसलिए नए चुनाव कराए गए। फिर उसके पश्चात 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार, सभी को मतदान का अधिकार दिया गया, है ना। इन सबको मतदान देने का अधिकार दिया गया। निर्वाचित असेंबली का कन्वेंस का नाम दिया गया। इसलिए 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। राजतंत्र जो है समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया, है ना। जिस तरीके से हम और आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार से इसे फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है ना। सरकार का वह प्रमुख रूप है, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव कौन करती है? जनता, हम और आप। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, है ना। ये वंशवाद या राजशाही नहीं है। ये जनता के द्वारा चुने जाने वाले जनता के द्वारा चुने जाने वाले लोग होते हैं। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में अब समझिए। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई एक्सवीआई को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। क्या किया गया? न्यायालय द्वारा लुई एक्सवीआई को मौत की सजा सुना दी गई, है ना। फिर 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। क्या किया गया? सार्वजनिक रूप से लुई एक्सवीआई को फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। किनका? रानी एंतोइनेट का। आतंकराज के विषय में अब अपन पढ़ेंगे। आतंकराज से तात्पर्य आप जान रहे हैं कि हमारे अपने देशों में जैसे आतंकवाद हो रहा है ना। किसी अन्य दूसरे देश द्वारा आतंकवाद मचाया जाता है और हमारे अपने देश में भी कुछ लोग रहकर भी आतंकवाद गतिविधियाँ पैदा करते और करवाते हैं। देश से गद्दारी कराना, देशद्रोह कराना है और अपने देश में ही तिरखाप्रस्ती कराना, वाद विवाद कराना और बहुत सी परिस्थितियाँ आतंकवाद की हिसाब से अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आतंकराज सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है ना। ये कहाँ पर कहा जाता है? जहाँ अपन ने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, जिस विषय में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, है ना। तो आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, है ना। दंड की सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी
अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला दिया गया था। साथ ही यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़कर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? गिलोटीन पर चढ़कर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन दो खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, है ना? क्या थी? दो खम्भों के बीच चढ़कर लटकते वाली आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। समझ रहे हैं? अपराधी का सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था, उसका शीश काट दिया जाता था। और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा, है ना? किनके नाम पर पड़ा? डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर